यस स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में क्या कैपेसिटी होती है, क्या क्वालिटी होती है कि जब इसको ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा जहां पे मिलती है वहां पर ये ऑक्सीजन से बाइंड करता है और ऑक्सीजन की थोड़ी ही डेफिशिएंसी में ये ऑक्सीजन को उतनी ही एफिशिएंटली उसको रिलीज कर देता है और ये क्वालिटी है हीमोग्लोबिन में। तो देखते हैं हम हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन में हम देख सकते हैं 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है। एवरी पॉलीपेप्टाइड चेन हैव देयर हिम ग्रुप, और हिम ग्रुप में जो आयरन है वो बाइंड करता है ऑक्सीजन से। एक हिम एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बाइंड करता है, तो हम बोल सकते हैं कि एक कंप्लीट हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बाइंड करते हैं। हीमोग्लोबिन का जो मोलिकुलर फॉर्मूला दैट इज 64,500 जो 4 टाइम्स मोर है मायोग्लोबिन से, राइट। हीमोग्लोबिन आपको मिलता है जो वर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट्स की इरिथ्रोसाइट्स में आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। इसमें आयरन मिलता है, ये ब्लड में मिलता है, इरिथ्रोसाइट्स में मिलता है। इसका मेन काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिवर्सिबल बाइंड करता है या इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल। ये पहले बाइंड करता है फिर ये ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो हम बोल सकते हैं कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है वो रिवर्सिबल होती है। ऑक्सीजनेटेड स्टेट में इसको तुम बोलोगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तब इसका कलर होगा ब्राइट रेड। और इन द रिड्यूस स्टेट, जब ये डीऑक्सीजनेटेड स्टेट में होगा तो इसका कलर होगा पर्पलिश ब्लू। ओके, हीमोग्लोबिन में आप देख सकते हो देयर आर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन जिनके नेम आपको दिखा रखे हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 और बीटा 2। और हर चेन किससे अटैच है? अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था हिम ग्रुप से। क्या हम हिम ग्रुप बना सकते हैं इजीली? बीच में आयरन, चारों तरफ है पायरोल रिंग, और पायरोल रिंग एक दूसरे से बाइंड होती है CH2 के थ्रू। ओके, आप ये देख सकते हो कि हीमोग्लोबिन में आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखता है ये कौन सा वाला दिखेगा? क्वाटनरी। क्योंकि अगर एक प्रोटीन एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी होती है तो उसके बीच में दिखता है क्वाटनरी स्ट्रक्चर। यहाँ ये देखिए, इस पिक्चर से आप क्या समझ रहे हैं? एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन से बाइंड हो रहा है? 4O2 से, और हमने लिख दिया ये फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, देखो ये पैराग्राफ आपको क्या समझा रहा है? अल्फा 1 और अल्फा 2, अल्फा 1 और ये बीटा 1, अल्फा 1 बीटा 1, अल्फा 2 बीटा 2, राइट। अगर मैं इस हीमोग्लोबिन की चारों पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस है, और नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन से चारों पॉलीपेप्टाइड चेन ज्वाइंट हो रखी है। अगर आप इसको किसी डीनेचरिंग एजेंट से या यूरिया का ट्रीटमेंट दोगे तो ये चारों पॉलीपेप्टाइड चेन अलग अलग होंगी। अलग कैसे होंगी? ये पहले जिनमें ज्यादा अट्रैक्शन है वो दोनों जुड़ी रहेंगी। मीन यहां देखो, जब आप अल्फा 1 और बीटा 1, अल्फा 1 और बीटा 1, मीन आप जब इसको ब्रेक करोगे, मतलब इसको नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन को ब्रेक करोगे, तो आपका हीमोग्लोबिन एक इस पार्ट में और एक इस पार्ट में डायमर के फॉर्म में अलग होगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा है, किसके बजाय? इन दोनों और इन दोनों के बीच में। होप्स तो मेरी बात समझ गए होंगे। यहां पर कौन से वाले? इन दोनों केस में अल्फा 1 और बीटा 1 में 30 अमीनो एसिड से ज्यादा इन्वॉल्व है। 30 अमीनो एसिड से ज्यादा अमीनो एसिड इन्वॉल्व है इसमें, और यहां पर लगभग, और इन दोनों में कितने इन्वॉल्व है? 90। अगेन क्या बोल रही हूं मैं? चारों चेन्स के बीच में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन है, और नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन में रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज दिस प्रोटीन, और प्रोटीन के अंदर होते हैं अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड्स की साइड चेन्स के बीच में इंटरेक्शन के कारण दिस 4 पॉलीपेप्टाइड चेन हेल्प टुगेदर और बना रही है एक हीमोग्लोबिन। नाउ वी वांट टू नो कि इनका आपस का जो इंटरेक्शन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। देन आई एम सेइंग अल्फा 1 और बीटा 1 और अल्फा 2 और बीटा 2 के बीच में जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? बीटा 1 अल्फा 2 या
अल्फा 1 और बीटा 2 की। तो आप पहले ब्रेक करोगे तो पहले किस कौन कौन जो वीक होगा डेफिनेटली वो पहले ब्रेक होगा। तो कैसे चेन आपकी टूटेगी, पहले डाइमर के फॉर्म में, फिर ये पार्ट अलग और फिर ये पार्ट अलग। क्लियर, यही मैं आपको समझा रही हूँ। अल्फा 1 बीटा 1 में इन्वॉल्व है 30 अमीनो एसिड। ठीक है, अगर आप माइल्ड ट्रीटमेंट दोगे यूरिया से तो आपका जो ट्रेटमर है, ये हीमोग्लोबिन है, वो अल्फा बीटा डाइमर के फॉर्म में ब्रेक होंगे। अल्फा 1 और बीटा 2, अल्फा 1 कहा और बीटा 2, अल्फा 1 और बीटा 2 में कितने अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व है, 19। हाइड्रोफोबिक प्रीडोमिनेट एट द इंटरफेस बट देयर आर आल्सो मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड फ्यू आयन पेयर्स। मतलब इनके बीच में कौन कौन से इंटरेक्शन समझ में आ रहे हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। कौन सा इंटरेक्शन स्टेबल है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अल्फा 1 बीटा 1 का और अल्फा 2 और बीटा 2 का। ओके स्टूडेंट, देखिए ओके, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर समझने के बाद में अब हम इसके मैकेनिज्म की तरफ आते हैं कि किस तरह से अपना वर्क करता है। उससे पहले हीमोग्लोबिन की हमको समझिए दो स्टेट। हीमोग्लोबिन में बाइंडिंग कैपेसिटी भी होती है, ऑक्सीजन से बाइंडिंग कैपेसिटी भी होती है, और हम चाहते हैं कि जरूरत पड़ने पर ये उतनी ही एफिशिएंसी से ऑक्सीजन को रिलीज कर दे। इसलिए आपको हीमोग्लोबिन दो स्टेट में दिखता है, टी स्टेट और आर स्टेट। जब हीमोग्लोबिन टी स्टेट में होता है, टी स्टेट का मतलब डीऑक्सीजनेटेड स्टेट, जिसमें ये ऑक्सीजन को रिलीज करता है। आर स्टेट में ये ऑक्सीजन से बाइंड करता है। हम चाहते हैं कि हमारा हीमोग्लोबिन दोनों स्टेट में रहे। आर स्टेट में ये रिवर्सिबली ऑक्सीजन से बाइंड करेगा और टी स्टेट में ये ऑक्सीजन को उसको रिलीज करेगा। होप तो तुमको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो कि आर स्टेट और टी स्टेट में किस तरह से डिफरेंसेस शो करे गए हैं। इस पिक्चर में मेरे को समझ में आ रहा है, टी स्टेट में दिस द पिक्चर ऑफ हिम, और हिम में जो आयरन है उसको आपको मेंशन किया गया है, जिससे आपको समझ में आए टी और आर कॉन्फर्मेशन। यहां देख सकते हैं कि जो हिम का जो आयरन है बरीड इनसाइड, जब आयरन अंदर की तरफ बरीड है तो ये ऑक्सीजन से उतनी एफिशिएंटली बाइंड नहीं कर पाएगा। और यहां पर देखना आर स्टेट में आयरन बाहर की तरफ एक्सपोज है, तो जैसे ही ऑक्सीजन आएगी तो वो उससे उतनी ही इजीली वो बाइंड कर पाएगा। तो वी कैन से आर स्टेट में जब हीमोग्लोबिन है तो वो मोर एफिनिटी से ऑक्सीजन से बाइंड करता है। ओके स्टूडेंट, मैंने एक और कॉन्सेप्ट आपको जैसे बताया कि टी स्टेट जो ऑक्सीजनेटेड स्टेट है, इनमें चारों पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में स्ट्रॉन्ग आयनिक इंटरेक्शन होता है। जब चारों चेन्स के बीच में स्ट्रॉन्ग आयनिक इंटरेक्शन है, टी स्टेट में बता रही हूँ, टी स्टेट में क्या डिफरेंस है टी स्टेट और आर स्टेट में। टी स्टेट में चारों चेन्स के बीच में, चारों पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में स्ट्रॉन्ग आयनिक इंटरेक्शन है। जब चारों चेन्स के बीच में स्ट्रॉन्ग आयनिक इंटरेक्शन होगा तो वो ऑक्सीजन से कम एफिनिटी से बाइंड होंगे। ठीक है, और जब चारों चेन्स के बीच में आयनिक इंटरेक्शन कम होगा तो आर स्टेट में होगी और ये ऑक्सीजन से एफिशिएंटली बाइंड करेंगे। तो मैं आपको यही एक्सप्लेन कर रही हूँ। हीमोग्लोबिन दो कॉन्फॉर्मेशन शो करता है, वन इज टी एंड सेकेंड वन इज आर। राइट स्टूडेंट, बढ़ते जाइए आगे। ऑक्सीजन बाइंड करता है ये हायर एफिनिटी से, जब कौन से स्टेट में होता है, आर स्टेट में। लंग्स के पास में हमको चाहिए हीमोग्लोबिन की आर स्टेट और नियर द टिश्यू हमको चाहिए ये टी स्टेट में। ऑक्सीजन की बाइंडिंग के बाद में ये कौन सी स्टेट में स्टेबल हो जाता है, आर स्टेट में। टी स्टेट इज प्रीडोमिनेंट कॉन्फॉर्मेशन, जिसमें किस फॉर्म में मिलता है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। राइट, टी स्टेट में ऑक्सीजन से बाइंड रहेगा या डीऑक्सी फॉर्म में रहेगा, डीऑक्सी, एंड स्टेबलाइज बाय ग्रेटर नंबर ऑफ आयनिक इंटरेक्शन। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया टी स्टेट में कौन से इंटरेक्शन ज्यादा देखे जाते हैं, चारों चेन्स में आयनिक इंटरेक्शन। द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन सब यूनिट, जब ये ऑक्सीजन से बाइंड कर देगा, ऑक्सीजन से बाइंड करने का जो टी स्टेट है वो ट्रिगर हो जाएगी, कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, आर स्टेट में। ओके, बाइंडिंग ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था स्टूडेंट्स, हमको देखने को मिलती है हीमोग्लोबिन के केस में कोऑपरेटिव बाइंडिंग। हीमोग्लोबिन हैव 4 पॉलीपेप्टाइड चेन और एवरी पॉलीपेप्टाइड चेन बाइंड विद ऑक्सीजन। फर्स्ट पॉलीपेप्टाइड चेन ऑक्सीजन से जो बाइंड होती है
वो सेकंड पॉलीपेप्टाइड के कंपैरिजन में उनकी वीक बाइंडिंग होती है। मतलब जैसे कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको समझाया था, देयर आर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। फर्स्ट ऑक्सीजन जब बाइंड हो रहा है, फर्स्ट ऑक्सीजन जब बाइंड होगा तो फर्स्ट ऑक्सीजन नेक्स्ट वाली पॉलीपेप्टाइड चेन में कुछ इस तरह से मॉडिफिकेशन करेगा कि सेकंड पॉलीपेप्टाइड चेन इसके कंपैरिजन में मोर एफिनिटी से ऑक्सीजन से बाइंड होगी, राइट। अब नेक्स्ट ऑक्सीजन, नेक्स्ट ये वाले जो ऑक्सीजन है, जो पहले वाले ऑक्सीजन है, नेक्स्ट पॉलीपेप्टाइड चेन को इस तरह से मॉड्यूलेट करेंगे कि वो इन ऑक्सीजन से और एफिनिटी से बाइंड करे। मीन ये चेन, मतलब ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन काम कर रहे हैं एक पॉजिटिव मॉड्यूलेटर की जैसे, आगे आने वाले ऑक्सीजन की एफिनिटी को ये ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो वी कैन से ऑक्सीजन एक्टिंग एज अ होमोट्रॉपिक, पॉजिटिव होमोट्रॉपिक मॉड्यूलेटर। ओके, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट 4 पॉलीपेप्टाइड चेन अभी डीऑक्सीजनेटेड स्टेट में, फर्स्ट ऑक्सीजन से बाइंडिंग हुई जब कौन से स्टेट में था ये, वीकली हुई थी फर्स्ट वाली, बिकॉज पहले कौन से स्टेट में था ये, टी स्टेट में। लेकिन जैसे ही फर्स्ट ऑक्सीजन की बाइंडिंग हो जाती है, फर्स्ट ऑक्सीजन मॉड्यूलेट करता है, फर्स्ट ऑक्सीजन की बाइंडिंग मॉड्यूलेट करती है आगे वाली पॉलीपेप्टाइड को, तो आगे इट लीडिंग, ये जो फर्स्ट पॉलीपेप्टाइड चेन से ऑक्सीजन की बाइंडिंग हुई उसके कारण इट लीड्स कॉन्फॉर्मेशनली चेंजेस दैट आर कम्युनिकेट, और ये कॉन्फॉर्मेशनली चेंजेस आगे बढ़ते गए आगे वाली सब यूनिट्स में, और टी से आर का जो कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस है वो इजी हो गया। सेकंड सब यूनिट, वंस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज बाउंड टू द फर्स्ट, कौन इजीली बाइंड करेगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, सेकंड वाला। अब सेकंड वाला या थर्ड वाला, थर्ड वाला। होप सो तुम मेरी बात समझ गए होंगे, और इसको आप बोलते हो कोऑपरेटिव बाइंडिंग। द फोर्थ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जो लास्ट वाला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, वो बाइंड करता है हिम से दैट इज ऑलरेडी इन आर स्टेट, ठीक है। इट्स बाइंड विथ मच हायर एफिनिटी देन द फर्स्ट मॉलिक्यूल, ओके, और इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग। वेरी गुड नोट्स, आप इनसे ही पढ़ना। और मैं तो ये चाह रही हूं जो मैं आपको ये वाले जो नोट्स रेडी करे उनको आप पढ़ने की हैबिट, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे आपसे। मुझे यहां तक समझ में आ गया। एक स्टेटमेंट लिखा है, क्या लिखा है देखिए, हीमोग्लोबिन मस्ट बाइंड, हीमोग्लोबिन को बाइंड करना चाहिए ऑक्सीजन से एफिशिएंटली इन द लंग्स, लंग्स में हीमोग्लोबिन बाइंड करता है ऑक्सीजन से एफिशिएंटली, और वहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन मैंने बताई आपको, कहां पर, लंग्स में 13.3 किलो पास्कल, राइट बच्चों, और रिलीज करता है ऑक्सीजन को इन द टिश्यू वेयर द ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी है, 4 किलो पास्कल। समझे, मतलब आपके सामने क्वेश्चन रखा गया है कि हीमोग्लोबिन लंग्स के पास में तो ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है, और टिश्यूज के पास में जहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इतनी कम है वहां पे ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है, ऐसा क्यों। यही तो क्वालिटी है हमारे हीमोग्लोबिन में, क्योंकि ये एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, जब जहां इसको ज्यादा ऑक्सीजन दिखती है वहां ये बाइंड करता है और ऑक्सीजन की कमी में ये ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और इसका एक्सप्लेनेशन हम समझेंगे। यस, हीमोग्लोबिन सॉल्व द प्रॉब्लम बाय अंडरगोइंग, हीमोग्लोबिन ये काम कैसे करता है कि लंग्स के पास तो ऑक्सीजन से बाइंड करता है और टिश्यूज के पास ये ऑक्सीजन को रिलीज करता है। इसका आंसर हम देंगे कि हीमोग्लोबिन 2 कॉन्फॉर्मेशन में मिलता है, टी स्टेट और आर स्टेट। नियर द लंग्स ये हमको मिलता है आर स्टेट में, और नियर द टिश्यूज ये कौन सा वाली कॉन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है, टी स्टेट में। जब आर स्टेट में है नियर द लंग्स तो ये मोर एफिशिएंटली ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, और नियर द टिश्यू जहां पर ये टी स्टेट में आ गया तो ये मोर एफिशिएंटली ये ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। ओके, हीमोग्लोबिन में 2 ट्रांजिशन स्टेट
टी और आर। टी को मैंने बोला लो एफिनिटी स्टेट और आर को हम बोल रहे हैं हाई एफिनिटी स्टेट। एज मोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आर बाउंड एज ए रिजल्ट हीमोग्लोबिन हैज हाइब्रिड सिग्मोइड कर्व। इस वाली बात को मैं समझती हूँ। पहले एक बार इनको हम ग्राफ समझेंगे, फिर मैं इसकी इस पॉइंट पर दोबारा आऊंगी, ठीक है। ये स्टूडेंट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ और बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ। हीमोग्लोबिन, दिस इज द ग्राफ जो आपको एक्सप्लेन कर रहा है ऑक्सीजन की अलग अलग कंसंट्रेशन पर। ये आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि टोटल हीमोग्लोबिन में से कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है। मीन बाइंडिंग फ्रैक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन का हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं ऑक्सीजन की अलग अलग कंसंट्रेशन पे। मतलब मैंने यहां पे रखा है बाइंडिंग फ्रैक्शन, और बाइंडिंग फ्रैक्शन का मतलब टोटल हीमोग्लोबिन में से कितना हीमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन से बाइंड है, वो हम बात कर रहे हैं। तो एक एक्सिस पे मैंने ये रखा और दूसरी एक्सिस पे मैंने ऑक्सीजन की अलग अलग कंसंट्रेशन रखी। ओके स्टूडेंट, देखिए ओके। और यहां पर इस वाले ग्राफ को मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं। फर्स्ट देयर आर 3 ग्राफ्स, इन दोनों की मैं बाद में बात करूंगी, पहले मैं इस ग्राफ की बात कर रही हूं। यहां से पढ़ते हैं हम ग्राफ को। अभी मैंने बोला 13 पास्कल पर 13 किलो पास्कल ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन मिलता है हमको नियर द इन द लंग्स 13 किलो पास्कल पर। और 13 किलो पास्कल जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा दिखी, देन ऑल टोटल हीमोग्लोबिन में से ऑल हीमोग्लोबिन बाइंड करेंगे ऑक्सीजन से। टोटल में से सब ही बाइंड करेंगे, 100 में से 100 हीमोग्लोबिन बाइंड करेंगे ऑक्सीजन से। तो बाइंडिंग फ्रैक्शन आपका कितना आ गया? 1, राइट। और यहां पर ऑक्सीजन कौन से स्टेट में, हीमोग्लोबिन कौन से स्टेट में हो जाएगा? आर स्टेट में। आर स्टेट इंडिकेट करता है हाई एफिनिटी स्टेट, राइट। अब देखिए जैसे जैसे हम ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, मतलब हीमोग्लोबिन जा रहा है टूवर्ड्स टिश्यूज। जब टिश्यूज के टूवर्ड्स जा रहा है तो वहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो रही है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो रही है नियर द टिश्यूज। क्लियर? अब यहां पर जैसे कि आपने जब हीमोग्लोबिन का मायोग्लोबिन का ग्राफ देखा था, तो आप कुछ इस तरह से ग्राफ बनाए थे। लेकिन आप यहां नोटिस कर रहे हो कि जब 8 किलो पास्कल कंसंट्रेशन पर ही ये बाइंडिंग फ्रैक्शन को कम करने लगा, मतलब ऑक्सीजन को रिलीज करने लगा। हो रही है ऑक्सीजन रिलीज, तभी तो बाइंडिंग फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती जा रही है। बाइंडिंग फ्रैक्शन होता जा रहा है कम। जब इसको 4 किलो पास्कल ऑक्सीजन मिला, उस कंडीशन में इसके हाफ मॉलिक्यूल्स रिलीज कर रहे हैं ऑक्सीजन को। और जब हीमोग्लोबिन के हाफ मॉलिक्यूल, वह कंसंट्रेशन जिस पर हीमोग्लोबिन के हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को रिलीज कर दे, उस वैल्यू को हम बोलते हैं केडी, राइट। अब और ऑक्सीजन कम करने पर इसके सारे मॉलिक्यूल्स रिलीज कर देंगे ऑक्सीजन को। होप सो तुमको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। उल्टा हमने लंग्स के पास में बाइंडिंग फ्रैक्शन फुल मिला और नियर द टिश्यू मतलब इतनी ऑक्सीजन पर इसके हाफ मॉलिक्यूल्स रिलीज कर देंगे ऑक्सीजन को, और इसकी केडी वैल्यू लगभग आपको इतनी मिलेगी। ये मुझे क्लियर हो गया। और यहां पर देखा मैंने नियर द टिश्यू, ये आर स्टेट से कौन से स्टेट में ट्रांजिशन ले रहा है? टी स्टेट में। यहां देखो, अब इस ग्राफ को हम सीधा पढ़ते हैं, सीधा। जब हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन नहीं थी, उस कंडीशन में टोटल हीमोग्लोबिन में से कोई हीमोग्लोबिन बाइंड नहीं करेगा ऑक्सीजन से, तो बाइंडिंग फ्रैक्शन लगभग 0। जैसे जैसे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ी, अभी ऑक्सीजन आफ्टर डी, केवल आप इस ग्राफ को देखेंगे, अभी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन आपका टी स्टेट में, डीऑक्सीजनेटेड स्टेट जब रहती है तो कौन से स्टेट में रहता है? टी स्टेट में।
तो अभी टी स्टेट में एक ग्राफ में ऐसे बनाऊं, ऐसे, और एक ग्राफ में ऐसे बनाऊं, ऐसे, और एक ग्राफ ऐसे। इन दोनों ग्राफ में डिफरेंस समझना। जो ये वाला ग्राफ है ये मायोग्लोबिन का है। मायोग्लोबिन को जैसे ही ऑक्सीजन मिलती है, टोटल में से बहुत ज्यादा फ्रैक्शन मायोग्लोबिन का बाइंड कर लेता है उस कम ऑक्सीजन को ही, क्योंकि मायोग्लोबिन शो करता है हाई एफिनिटी। अब मैं ब्लू वाले ग्राफ की बात करूं, ब्लू वाले ग्राफ में तुमने नोटिस करा कि जैसे आपको हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन मिली, क्या उसका मोस्ट ऑफ फ्रैक्शन ऑक्सीजन से बाइंड कर पा रहा है? नहीं। देखो पहले ग्राफ इस तरह से है, फिर धीरे, इसका मतलब यहां पर ये फिर बाद में इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब पहले ये कोई लो एफिनिटी स्टेट में था। अगर ये पहले हाई एफिनिटी स्टेट में रहता तो आपको ग्राफ कुछ ऐसा मिलता। पहले कौन से स्टेट में था? लो एफिनिटी। फिर लो एफिनिटी स्टेट से ये किस में कन्वर्ट हुआ है? हाई एफिनिटी स्टेट में। और आपको ग्राफ कैसा मिलेगा? ये वाला ग्राफ सिग्मोइड। क्लियर? ऑक्सीजन जैसे मिली वैसे ये ग्राफ इस तरह से नहीं बढ़ा है, ये ग्राफ ऐसे बढ़ा है। कुछ यहां पर पहले लो एफिनिटी स्टेट में, फिर उसकी एफिनिटी इंक्रीज हुई है। कौन सी एफिनिटी क्यों इंक्रीज हुई है? कोऑपरेटिव बाइंडिंग के कारण। और ये ग्राफ मुझे मिलेगा, इस ग्राफ को मैं बोलते हैं सिग्मोइड ग्राफ, और ये ग्राफ होता है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का। यहां तक हमको क्लियर? आगे देखिए, ये वाले ग्राफ, ये और ये दो ग्राफ की ओर मैं बात करूंगी। फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड बिल्कुल समझने होंगे। अगर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो बिल्कुल अच्छे से इन बातों को सुनना होगा। फर्स्ट वाले ग्राफ में केडी की वैल्यू लगभग इतनी, सेकंड वाले ग्राफ में केडी वैल्यू इतनी, और थर्ड वाले ग्राफ में केडी वैल्यू इतनी। केडी लगभग पॉइंट्स में, और यहां पर लगभग 4 के आसपास सेकंड ग्राफ में, और यहां पर 8। केडी का मतलब समझो फिर से, ऑक्सीजन की वह कंसंट्रेशन जिसमें हाफ मॉलिक्यूल का सैचुरेशन हो जाए। मतलब फर्स्ट वाले ग्राफ में इतने से ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में हाफ हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल का सैचुरेशन हो रहा है। यहां पर इतने ज्यादा में हाफ मॉलिक्यूल का सैचुरेशन हो रहा है, यहां पर और भी ज्यादा ऑक्सीजन में हाफ मॉलिक्यूल का सैचुरेशन हो रहा है। जब ज्यादा कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन की ज्यादा कंसंट्रेशन देनी पड़े हाफ मॉलिक्यूल का सैचुरेशन करने के लिए, इसका मतलब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी कम है। अगर थोड़ी सी ऑक्सीजन पर ही हाफ मॉलिक्यूल सैचुरेट हो जाए, इसका मतलब वो हाई एफिनिटी स्टेट में। तो यहां पर सबसे ज्यादा हाई एफिनिटी स्टेट में, यहां इससे कम एफिनिटी स्टेट में, और सबसे कम एफिनिटी स्टेट ये वाली। केडी वैल्यू, केडी वैल्यू अगर ज्यादा है, एफिनिटी कम है। केडी ज्यादा, लो एफिनिटी स्टेट, केडी वैल्यू कम, हाई एफिनिटी स्टेट। यहां तक हमको क्लियर हो गया। ओके, आगे देखिए स्टूडेंट्स। अब हमको ये समझना है एक और चीज। यहां पर मैं बोल रही हूं राइट शिफ्ट, और ये मैं बोल रही हूं लेफ्ट शिफ्ट। और हीमोग्लोबिन का मेन कर्व कौन सा होता है? सिग्मोइड कर्व। अगर आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में लेफ्ट शिफ्ट कर ले, ये कर्व लेफ्ट शिफ्ट करे, समझना इन बातों को। मेन ग्राफ ये प्रिंसिपल ग्राफ, और अगर लेफ्ट शिफ्ट करता है हीमोग्लोबिन का कर्व, आपको क्वेश्चन में मिले तो वो हाई एफिनिटी शो कर रही है, लो एफिनिटी, हाई एफिनिटी, और राइट शिफ्ट करने पर लो एफिनिटी। अब आपको समझना है कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है लेफ्ट शिफ्ट के लिए, और कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है राइट शिफ्ट के लिए, जो जिन पर क्वेश्चन उठा रही है। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए। इस वाले पैराग्राफ पर थे हम।
ये पैराग्राफ मैं आपको समझाती हूँ, उससे पहले कुछ और पॉइंट्स। कितने प्रोटीन है ये हीमोग्लोबिन के? एक प्रोटीन। हीमोग्लोबिन के कितने प्रोटीन है ये? एक, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन किससे कितनी पॉलीपेप्टाइड से बना होता है? 4 पॉलीपेप्टाइड। तो आप क्या बोलोगे प्रोटीन कितनी है? एक। पॉलीपेप्टाइड चेन कितनी है इसमें? 4, राइट। ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है, हम एग्री कर रहे हैं, ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है, ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है, और ऑक्सीजन से ये 4 साइट पे बाइंड कर रहा है। एक प्रोटीन में 4 साइट है ऑक्सीजन से बाइंड करने की। क्या ये ऑक्सीजन के अलावा और दूसरे मॉलिक्यूल से भी बाइंड कर सकता है? जैसे बीपीजी आएगा आज, बीपीजी, तो ये बीपीजी से भी बाइंड कर सकता है? कर सकता है। जब हीमोग्लोबिन फर्स्ट ऑक्सीजन से बाइंड करा, समझना होगा बच्चों, जब हीमोग्लोबिन फर्स्ट ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है, फर्स्ट ऑक्सीजन से, उसके बाद इससे दूसरे ऑक्सीजन से बाइंड करा, इसका मतलब ये ऐसा प्रोटीन है जिसके पास में और अदर साइट भी है दूसरे मॉलिक्यूल से बाइंड करने के लिए। फर्स्ट ऑक्सीजन से बाइंड करा, क्या इसके पास एक ही साइट है या मैनी और साइट्स है? और साइट्स है। ऑक्सीजन से भी बाइंड कर रहा है और दूसरे मॉलिक्यूल से भी बाइंड कर रहा है, तो ऐसे प्रोटीन्स को हम बोलते हैं एलोस्टेरिक प्रोटीन। एलोस्टेरिक प्रोटीन समझनी होगी, एक मैं तुमको पढ़ाऊंगी एंजाइम के केस में, एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं, उसी तरह से मैं तुमको ये बता रही हूँ, ये एलोस्टेरिक प्रोटीन है। अब समझना, जब फर्स्ट ऑक्सीजन यहां पर बाइंड करा था, एलोस्टेरिक प्रोटीन, हीमोग्लोबिन इज एलोस्टेरिक प्रोटीन, फर्स्ट ऑक्सीजन यहां पर बाइंड करा साइट, और ये सेकंड ऑक्सीजन की साइट। अब ये फर्स्ट वाला ऑक्सीजन ने काम किया एक मॉड्यूलेटर की जैसे, और कौन से मॉड्यूलेटर की जैसे? पॉजिटिव मॉड्यूलेटर। तुम पॉजिटिव मॉड्यूलेटर क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इसने इन दोनों की एफिनिटी को इंक्रीज कर दिया। अब ये वाले ऑक्सीजन थर्ड O2 की एफिनिटी को इंक्रीज करेंगे, फिर नेक्स्ट O2 की एफिनिटी को इंक्रीज होगी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन एक एलोस्टेरिक प्रोटीन है और ऑक्सीजन यहां पर एक क्या है? पॉजिटिव मॉड्यूलेटर। क्लियर? अगर यहां पर मैं बाइंड करूं बीपीजी को, बीपीजी, इसका मतलब इस प्रोटीन में और साइट्स है, इस प्रोटीन में और साइट्स है मॉलिक्यूल से बाइंड करने की। अब कौन सा वाला मॉलिक्यूल बाइंड हो गया? बीपीजी। बीपीजी के बाइंडिंग के बाद में ऑक्सीजन की एफिनिटी कम हो जाती है, तो मैं बीपीजी को भी मॉड्यूलेटर बोल दूं, बीपीजी चेंज कर रहा है ना, तो बीपीजी मॉड्यूलेटर हो गया, लेकिन कौन सा वाला? नेगेटिव। होमोट्रोपिक या हिट्रोट्रोपिक? हिट्रोट्रोपिक क्यों बोलोगे कृपा? हिट्रोट्रोपिक मॉड्यूलेटर हम क्यों बोल रहे हैं? इसका मेन सबस्ट्रेट कौन है? इस प्रोटीन का मेन सबस्ट्रेट कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन समझना, हीमोग्लोबिन का मेन सबस्ट्रेट है ऑक्सीजन। अगर मॉड्यूलेटर भी ऑक्सीजन के जैसा हुआ तो इस मॉड्यूलेटर को आप क्या बोलोगे? होमोट्रोपिक। अब मैंने बोला बीपीजी, बीपीजी भी इस हीमोग्लोबिन को मॉड्यूलेट कर रहा है, तो मैं बीपीजी को क्या बोलूंगी? मॉड्यूलेटर। क्या ये मेन सबस्ट्रेट के जैसा है या अलग है? वर्ड क्या मिला? हेट्रोट्रोपिक। नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। और ऑक्सीजन के केस में पॉजिटिव। होप तो तुमको मेरी बात समझ में आ गई होगी। देखिए इस वाली बात को मैं समझा रही हूं। एक एलोस्टेरिक प्रोटीन वह प्रोटीन होता है, एक एलोस्टेरिक प्रोटीन इज वन इन विच बाइंडिंग ऑफ लिगेंड, लिगेंड क्या है? हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के केस में लिगेंड क्या है? हीमोग्लोबिन तो प्रोटीन, और जो प्रोटीन से बाइंड करे उसको बोलते हो लिगेंड। तो यहाँ पे लिगेंड कौन हो गया? ऑक्सीजन। इन एलोस्टेरिक प्रोटीन वन इन विच द बाइंडिंग ऑफ लिगेंड, बाइंडिंग ऑफ लिगेंड, एक ऑक्सीजन की बाइंडिंग एक साइड पर और 4 साइड है, बाइंडिंग ऑफ लिगेंड टू वन साइड इफेक्ट कर रहा है बाइंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर साइड ऑन द
सेम प्रोटीन। कितनी अच्छी लाइन लिखी है एलोस्टेरिक प्रोटीन को समझाने के लिए। एलोस्टेरिक प्रोटीन वही प्रोटीन है जिस पर लिगेंड के लिए मैनी साइट्स है। फर्स्ट कंडीशन, लिगेंड के लिए मैनी साइट है। लेकिन ये डेफिनेशन आपकी गलत होगी अगर आप इतना ही बोल देते हो। क्यों गलत होगी वो भी मैं आपको समझाऊंगी। एलोस्टेरिक प्रोटीन वे प्रोटीन है जिस पर लिगेंड की मैनी साइट है। इन द केस ऑफ हीमोग्लोबिन वन प्रोटीन हैव 4 साइट्स, राइट। और एक साइट पर जब लिगेंड बाइंड हो तो वह लिगेंड दूसरे साइट की बाइंडिंग प्रॉपर्टी को चेंज कर दे, तो इस प्रोटीन को हम बोलते हैं एलोस्टेरिक प्रोटीन। सपोज अगर हीमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट होती, लेकिन अगर फर्स्ट ऑक्सीजन बाइंड साइट दूसरी ऑक्सीजन बाइंड साइट को कोई इफेक्ट नहीं करती, तो आप उस प्रोटीन को एलोस्टेरिक प्रोटीन नहीं बोलते। एलोस्टेरिक प्रोटीन किस कंडीशन में बोलोगे? जब एक साइट दूसरी साइट की बाइंडिंग प्रॉपर्टी को चेंज करे, उस कंडीशन में हम उस प्रोटीन को क्या बोलेंगे? एलोस्टेरिक प्रोटीन। आएंगे बहुत डिटेल से एलोस्टेरिक प्रोटीन। अब मैं मेटाबॉलिज्म पढ़ाऊंगी जब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बैठेंगे आपको। मुझे यहां तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ती हूँ। एलोस्टेरिक प्रोटीन जिसमें आर दोज हैविंग अदर शेप और कॉन्फॉर्मेशन, जैसे कि सूर्य। जब हीमोग्लोबिन में फर्स्ट ऑक्सीजन बाइंड हुआ था, तब हीमोग्लोबिन की कॉन्फॉर्मेशन जो थी, क्या आपको सेकंड ऑक्सीजन बाइंड होगा तब भी वो सेम कॉन्फॉर्मेशन रहेगी, या कॉन्फॉर्मेशन चेंज हो रही है? चेंज हो रही है। अब देखना, एलोस्टेरिक प्रोटीन दोज हैविंग अदर शेप, जो और कॉन्फॉर्मेशन दिखाती है, कब होता है वो दूसरी कॉन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट? इंड्यूस बाय बाइंडिंग ऑफ लिगेंड रेफर्स टू एज, उन लिगेंड को आप क्या बोलोगे? मॉड्यूलेटर। और मैंने आपको कौन से 2 मॉड्यूलेटर समझाए अभी एग्जांपल? एक ऑक्सीजन और एक बीपीजी। ओके बच्चों, ये कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस, दिस कॉन्फॉर्मेशन चेंजेस इंड्यूस्ड बाय मॉड्यूलेटर इंटर कन्वर्ट कर रहा है, मॉड्यूलेटर इंटर कन्वर्ट कर रहा है मोर एक्टिव एंड लेस फॉर्म ऑफ द प्रोटीन। इसको समझो। अगेन एलोस्टेरिक प्रोटीन्स आर प्रोटीन्स दैट दोस हैव, क्या? जिसमें एक साइट के अलावा अदर साइट भी हो लिगेंड से बाइंडिंग करने के लिए। बना कॉन्सेप्ट? और पूरी डेफिनेशन नहीं बोलेंगे इसको। एलोस्टेरिक कब बोलेंगे? जब वो लिगेंड, एक लिगेंड की बाइंडिंग, बोलो, अफेक्ट करे दूसरी लिगेंड की बाइंडिंग प्रॉपर्टीज को, तब क्या बोला अभी उसको? अब उस लिगेंड को आप क्या बोल रही हो? मॉड्यूलेटर। यहाँ मॉड्यूलेटर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी। जैसे बीपीजी कौन सा हो गया और ऑक्सीजन कौन सा हो गया? पॉजिटिव। ओके बच्चों, मॉड्यूलेटर अगर नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है तो इसको क्या बोलोगे आप? इनहिबिटर। और मॉड्यूलेटर अगर पॉजिटिव इफेक्ट डाले तो इसको क्या बोलोगे? एक्टिवेटर। होमोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक मॉड्यूलेटर, हीमोग्लोबिन के केस में फर्स्ट ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन की बाइंडिंग को प्रमोट करे, होमोट्रोपिक, दोनों ऑक्सीजन है। बीपीजी अगर ऑक्सीजन की बाइंडिंग को कम करे तो उसको क्या बोलोगे आप? हेटेरोट्रोपिक। बहुत अच्छा है। तो यहां पर तुम लिख लो फॉर एग्जाम्पल, यहां मेन नोट्स में लिखोगे एग्जाम्पल, ऑक्सीजन इज अ, बोलिए, पॉजिटिव होमोट्रोपिक मॉड्यूलेटर and BPG is a negative, yes, heterotropic modulator। सब समझा दूंगी, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन तुम कर पाओगे। यस, कॉपरेटिविटी दिखी? कॉपरेटिविटी, वन पॉलीपेप्टाइड से ऑक्सीजन बाइंड हुआ, नेक्स्ट पॉलीपेप्टाइड और एफिनिटी से बाइंड कर रहा है, इसको आप क्या बोलते हो?
पॉजिटिव कॉपरेटिविटी, और पॉजिटिव कॉपरेटिविटी के कारण कौन सा वाला ग्राफ देखने को मिलता है? हाइपरबोलिक या सिग्मॉइड? सिग्मॉइड, यही तुम पढ़ रहे हो। देयर इज ओनली वन बाइंडिंग साइट ऑक्सीजन इन ईच। कितनी सब यूनिट है? 4। हर सब यूनिट के पास कितनी ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट है? 1। तो देखो, देयर इज ओनली वन बाइंडिंग साइट फॉर ऑक्सीजन इन ईच सब यूनिट। यहां तक समझ में आया? हर सब यूनिट के बाद एक। सो एलोस्टेरिक इफेक्ट गिविंग राइज टू cooperativity all mediated by conformational changes transmitted to one unit to another। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये 4 फ्रेंड्स हैं, हैंड रोल करके खड़ी हुई है। अगर एक को हम खींचेंगे, जब ऑक्सीजन से यहां पर बाइंड करा तो कॉन्फर्मेशन इसमें होंगे। जब एक को खींचोगे तो तुम ऐसे अज्यूम करो 4 फ्रेंड्स हाथ पकड़ी खड़ी हुई, अगर एक को हमने खींचा, चारों एक साथ आएंगे। तो एक पर ऑक्सीजन बाइंड करी तो इसने कॉन्फर्मेशनल चेंजेस यहां पे ट्रांसफर करे, ये मोर एफिशिएंट से बाइंड करेगी, फिर ये मोर एफिशिएंट से ये मोर एफिशिएंट। ओके, तो आपको मिलता है इस केस में कौन सी वाली कर्व? सिग्मोइड। और सिग्मोइड बाइंडिंग कर्व एक कोऑपरेटिव बाइंडिंग को शो करता है। क्लियर बच्चों? ओके, देखिए इसको समझते हैं, बिल्कुल सिंपल। हीमोग्लोबिन में जो कोऑपरेटिव बाइंडिंग देखी जाती है उसको ऑक्सीजन की अलग अलग कंसंट्रेशन पे हमको मैथमेटिकली समझाना है। जैसे कि आपने यही तो करा इस वाले ग्राफ में, ऑक्सीजन की जो कोऑपरेटिव बाइंडिंग है या जो बाइंडिंग फ्रैक्शन है उसको ऑक्सीजन की अलग अलग कंसंट्रेशन पे समझा। यहां देखना, आपको कोऑपरेटिव बाइंडिंग को समझाने के लिए आपको यूज करना है हिल प्लॉट। हिल प्लॉट, फिर से कोऑपरेटिव बाइंडिंग को समझाने के लिए हीमोग्लोबिन की कोऑपरेटिव बाइंडिंग को समझाने के लिए हमको हिल प्लॉट का यूज करना है। दिस इज नॉट द हिल प्लॉट। दिस इज हिल प्लॉट, जो आपको समझाएगा हीमोग्लोबिन की कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑक्सीजन की अलग अलग कंसंट्रेशन पे। बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल। लिसन केयरफुली फर्स्ट। कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑक्सीजन के लिए ये देखी गई, किसने देखी? हिल ने, इन 1910 में। वर्क केम फ्रॉम जनरल अप्रोच टू स्टडी द कोऑपरेटिव लिगेंड बाइंडिंग टू मल्टी सब यूनिट प्रोटीन। और ये कोऑपरेटिव बाइंडिंग आपको कौन सी प्रोटीन में दिख रही है? जिस प्रोटीन में एक से ज्यादा सब यूनिट है, जैसे कि हमारी हीमोग्लोबिन में। यस, जैसे कि हमने हीमोग्लोबिन, नो, मायोग्लोबिन और ऑक्सीजन के लिए कुछ इक्वेशन देखी थी, उसी तरह से यहां पर पी क्या है? इस केस में मेरा पी क्या है? पी मतलब प्रोटीन, और कौन सी प्रोटीन की बात हो रही है? हीमोग्लोबिन। लिगेंड क्या है? ऑक्सीजन। यहां पर एन नंबर हो, तो मैंने ये लिखा, और रिवर्सिबल साइन क्यों लिख रही हो तुम समझ में आ गया। पी एल एन, ये समझ में आ गया। फर्स्ट रिएक्शन इज क्लियर। फर्स्ट रिएक्शन आपको क्या समझा रही है? अब हिल प्लॉट ने में तो उन सब मल्टी सब यूनिट प्रोटीन्स को इंक्लूड किया, जिस जो प्रोटीन क्या दिखाती है? कोऑपरेटिव बाइंडिंग। तो इस कारण उन सब प्रोटीन के लिए उन्होंने क्या लिख लिया? पी। और एल का मतलब लिगेंड, जिनसे वो बाइंड करा। और हमारे इस केस में लिगेंड कौन है? ऑक्सीजन। ये मेरे को क्लियर हो गया। एक होता है एसोसिएशन कांस्टेंट, एक होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। पहले एसोसिएशन कांस्टेंट को हम समझते हैं। इस डायरेक्शन में एसोसिएशन हो रहा है और इस डायरेक्शन में डिसोसिएशन हो रहा है। और आप यहां पर अभी ये कौन सा वाला है? एसोसिएशन। जब आप इस डायरेक्शन की बात करोगे तो ऊपर लिखोगे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। यहां तक होप से तुमको समझ में आ गया होगा, राइट? लेकिन जैसे कि हमने मायोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में जब ये देखा था, तो आपने के ए को लिया था या केडी को लिया था? केडी को। सेम यहां पर भी आपको कौन सा वाला थीटा यूज करना है? केडी।
मायोग्लोबिन, सेम मायोग्लोबिन की जैसे। जब आप केडी वाला डेटा यूज करोगे तो मायोग्लोबिन के केस में भी आपको, मायोग्लोबिन के केस में आप पहुंचे थे जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा था, थीटा इक्वल्स PO2 अपॉन PO2 प्लस P50। P50 को तुम बोल रहे थे केडी, सेम यहां पर वही फॉर्मूला है। यहां पर बस पावर में और क्या चला गया, एन। होप सो तुमको ये समझ में आ गया होगा, राइट। LN और केडी, ठीक है। ये क्या फॉर्मूला है, हीमोग्लोबिन का बाइंडिंग फ्रैक्शन। जो आपने मायोग्लोबिन का निकाला था वैसे आपने हीमोग्लोबिन का निकाल लिया, ठीक है। आगे बढ़िए, ये काम। अब उसके बाद में हिल ने क्या चेंजेस किए, कोऑपरेटिव बाइंडिंग किसने समझाई, हिल ने, उनका ही वो आप समझ रहे हो। इसको आप रीअरेंज करोगे तो रीअरेंज करने के बाद में बस आपको समझना है, इसमें रीअरेंज करोगे और रीअरेंज करने के बाद में कुछ इस तरह का आपका डेटा मिल गया। इस इक्वेशन को रीअरेंज करा और उसका आपने लिया लोग। लोग लोग लेने के बाद जो अपोन में है वो माइनस में जाता है और जो घात में है वो पहले आता है। तो n log L माइनस log KD। क्लियर, अभी सब समझा दूंगी मैं। log थीटा 1 माइनस थीटा n log L माइनस log KD। ये इक्वेशन आपको कैसे मिली, मायोग्लोबिन और ऑक्सीजन के केस में जब आपने निकाला था बाइंडिंग फ्रैक्शन, सेम उसी तरह से हमने बाइंडिंग फ्रैक्शन निकाली है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का। उसके बाद में हमने इसका क्या किया, इसको रीअरेंज करके इसका लोग लिया और लोग लेने के बाद कुछ मुझे इस तरह से इक्वेशन मिली और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं हिल इक्वेशन, जो आपको लर्न होनी जरूरी है। ये कई बार आपको देखोगे जब PYQ सॉल्व करोगे तो इस इक्वेशन के ऊपर भी बात हो रखी है। लोग थीटा 1 अपॉन 1 माइनस थीटा एंड लोग L माइनस लोग KD। क्या तुम हर मीन समझ रहे हो, यहाँ पर थीटा यहाँ पर क्या दिखा रहा है, बाइंडिंग फ्रैक्शन। एल यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ऑक्सीजन लिगेंड को, और केडी आपको, यस, ऑक्सीजन की वह कंसंट्रेशन जिस पर हीमोग्लोबिन कितना सैचुरेट हो जाए, 50%, राइट। यहां तक ये हिल इक्वेशन। और हर इक्वेशन पहले ग्राफ बनता है या पहले इक्वेशन बनती है, पहले इक्वेशन बनती है फिर इक्वेशन के अकॉर्डिंग बनता है ग्राफ। और ये इक्वेशन कैसी है, y इक्वल्स mx प्लस सी, एक मैथ्स की इक्वेशन y इक्वल्स mx प्लस सी। जब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमको इक्वेशन मिले, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमको इक्वेशन मिले, मतलब समझना स्टूडेंट, समझनी पड़ेगी एक बात है आपको। y, ये डेटा आपको कौन सी एक्सिस पर लेना है, y एक्सिस पर, मतलब log थीटा 1 माइनस थीटा। क्लियर, एम एक्स प्लस सी, लेकिन यहां पर माइनस सी है, इसका मतलब इसको सी को तुम बोलते हो इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब समझो बच्चों, इंटरसेप्ट का मीन क्या होता है, बाद में बहुत ग्राफ्स पढ़ते हो तुम। अगर मैं ग्राफ यहां से शुरू करूं और ग्राफ आप यहां से शुरू करो, इसमें जब इस पॉइंट से आप ग्राफ शुरू करते हो तो इंटरसेप्ट इज 0, और जब आप इससे यहां से स्टार्ट कर रहे हो तो इंटरसेप्ट इज 0। तो ये वैल्यू, इसको तुम क्या बोलते हो, इंटरसेप्ट। क्लियर, अब यहां पर पॉजिटिव इंटरसेप्ट मिलेगा या नेगेटिव इंटरसेप्ट मिलेगा, पॉजिटिव इंटरसेप्ट। अगर मैं इस ग्राफ को कुछ ऐसे शुरू करती हूं, यहां पर नेगेटिव वाले पर जाए तो इसका ग्राफ कौन सा आएगा, इंटरसेप्ट नेगेटिव। और यहां पर ये सी क्या है, सी की जगह पर लोग केडी, तो लोग केडी यहां पर क्या आ गया, इंटरसेप्ट। अभी सब समझ में आएगा। y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, एम ये स्लोप, ये इसको क्या बोलते हैं आप, स्लोप, और यहां पे स्लोप क्या आया, n, राइट। और एक्स एक्सिस पर आपको क्या लेना है, लोग L, और L यहां पर क्या था, ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन। अगेन चलो मुझे इक्वेशन बताना, हिल इक्वेशन। यस बोलो बच्चों, लोग थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा,
y बराबर एम एक्स, अब m था यहां पर n, x क्या था, x एक्सिस पर आप लोग n, अगर तुमने इसको इस तरह से समझिए तो आप इस इक्वेशन को भूलोगे भी नहीं। y x पे मैंने log n ले लिया, ये n की वैल्यू इंटरसेप्ट, माइनस log kd, ये क्या था, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट इसको समझते हैं, इसको समझते हैं, इस ग्राफ को पूरी कोशिश रहेगी तुमको समझाने की और होप से तुमको समझ में आ भी जाएगा। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने इसको ले लिया y एक्सिस पर, जो इसमें मुझे दिख रहा है, और y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है, और यहां पर c की वैल्यू माइनस में आ रही है, ठीक है, m इज n। अब देखो बच्चों, यहां पर log O2, ये ग्राफ, ये पॉइंट हो गया 0, नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, ओके। और हम समझ रहे हैं मेन टॉपिक इज व्हाट, और हिल प्लॉट आपको क्या समझाता है, कोऑपरेटिव बाइंडिंग। जैसे ही हिल प्लॉट का नाम आता है ना, आपके दिमाग में आना चाहिए कोऑपरेटिव बाइंडिंग। रात को पूरी नींद पूरी करती है, कल से सब लोग बिल्कुल अच्छे से नींद पूरी करके आओगे। यहाँ पे तो टॉपिक चलते हैं यार, बहुत ब्रेन चाहिए उसमें, आप एज इट इज नहीं बैठ सकते हो बिना नींद पूरी करेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखियो कल से। ओके, तो स्क्रीन पर देखो, बिल्कुल एक्टिव हो जाओ और थोड़ा पानी पी कर आओ। तो मैंने ये ग्राफ देखा, और इस ग्राफ में मैं ब्लू वाली लाइन देख रही हूँ, सबसे फर्स्ट ब्लू लाइन, ब्लू लाइन देखिए, एकदम स्ट्रेट लाइन है ब्लू, ब्लू लाइन एकदम स्ट्रेट, और मैंने एन एन स्लोप, और स्लोप को मैंने आपको दिखाया था कि दिस इज द स्लोप, दिस इज स्लोप, ये स्लोप है। क्लियर? और मैंने आपको अभी एलोस्टेरिक प्रोटीन की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन क्या दी थी, एलोस्टेरिक प्रोटीन वे प्रोटीन है, लेट मी स्पीक। एलोस्टेरिक प्रोटीन वो प्रोटीन है जिसपे लिगेंड के लिए मोर देन वन साइट हो, फर्स्ट मोर देन वन साइट हो। लेकिन मैंने ये ही नहीं बोला था, ये अगर आप ये डेफिनेशन बोलते हैं ना मोर देन वन साइट, वो आपकी डेफिनेशन गलत है, जब तक कि आप सेकंड लाइन ऐड नहीं कर देती, जिसपे लिगेंड के लिए मोर देन वन साइट है और फर्स्ट साइट की बाइंडिंग अदर साइट को इफेक्ट करे, तब उस प्रोटीन को आपको बोलना है एलोस्टेरिक प्रोटीन। और उसका मीन आपको इस ग्राफ से भी समझ में आएगा। यहां पर ली मैंने ये वाली लाइन, और इस लाइन का मीन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं। जब मैं लू मायोग्लोबिन का केस, मायोग्लोबिन में, मायोग्लोबिन इज एलोस्टेरिक प्रोटीन, कोऑपरेटिव बाइंडिंग देखने को मिलती है मायोग्लोबिन में, नो। जब कोऑपरेटिव बाइंडिंग आपको देखने को नहीं मिलती, तब NH इक्वल्स 1, NH इक्वल्स 1। यहां पे रियल में ये N क्या समझा रहा है आपको, वो मैं आपको समझाऊंगी। मेन NH, हिल के ऑनर में H, और NH आपको क्या समझा रहा है, मायोग्लोबिन के केस में नो कोऑपरेटिव बाइंडिंग, ये लाइन स्ट्रेट। या मैं हर उस प्रोटीन की बात करूंगी जिस प्रोटीन में मेरे को कोऑपरेटिव बाइंडिंग देखने को नहीं मिले। क्या मैं उस प्रोटीन को भी ऐड कर सकती हूँ जिसमें मोर देन वन साइट हो, अगर उसमें कोऑपरेटिव बाइंडिंग नहीं हो। मानो एक प्रोटीन है, 4 लिगेंड से बाइंड करा, और चारों लिगेंड की जो साइट है एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करे, तब भी मैं NH इक्वल्स 1 लिखूंगी। और मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जब मैं NH1 लिख रही हूं, देन देयर इज नो कोऑपरेटिव बाइंडिंग। अभी देखना क्लियर होगा। ओके, ये ग्राफ डन, और नहीं भी हुआ तो अभी समझ में आ जाएगा। अब मैं इस ग्राफ की बात करती हूँ, इस ग्राफ की मैं बात करती हूँ।
हीमोग्लोबिन का, यहां पर हीमोग्लोबिन का ये वाला ग्राफ शो कर रही हूं। यहां तक तो समझ में आ रहा है। पहले तो ये बताओ कि आप ये मायोग्लोबिन के नीचे क्यों ले रहे हो? क्योंकि मुझे पता है कि लो एफिनिटी स्टेट शो करता है हीमोग्लोबिन, आपने नीचे लिया इसको। अब देखना क्या ट्विस्ट हुआ। अगर हीमोग्लोबिन में कोऑपरेटिव बाइंडिंग देखने को नहीं मिलती तो ये ग्राफ जाता सीधा, लेकिन हीमोग्लोबिन शो करता है कोऑपरेटिव बाइंडिंग। तो उस कोऑपरेटिव बाइंडिंग के कारण ये कौन से फेज में आ जाता है? आर फेज में, मतलब हाई एफिनिटी फेज में। आपने नोटिस करा? यस, ये वाली लाइन। अब देखना ये कर्व, ये ऐसे से ऐसा जाना, ये इंडिकेट कर रहा है किसको? कोऑपरेटिव बाइंडिंग को। एक और चीज देखो स्टूडेंट्स, यहां पे NH1 का मीन समझो पहले। तुम समझते हैं यहाँ पे NH इक्वल्स 1 का मीन क्या है? लो ना ना ना, अगर NH का मीन एफिनिटी नहीं समझाता, NH समझाते आपको कोऑपरेटिव बाइंडिंग। अगर कोऑपरेटिव बाइंडिंग नहीं होती है ग्राफ ऐसे जाता, तो आप क्या लिखते हैं? NH1। इसका मीन देखना है, दोबारा से क्या लिखा है? NH1। अगर हमारा हीमोग्लोबिन हाई एफिनिटी स्टेट में रहता और कोऑपरेटिव बाइंडिंग शो नहीं करता, आप ग्राफ कैसे दिखाते? स्ट्रेट, यहां से हाई एफिनिटी स्टेट और ग्राफ आपका स्ट्रेट। यहां तक मुझे समझ में आ गया, ये वाला। ओके, अब ये और इसका मीन समझो। NH यहां पर तुमने देखा मोर देन 1, और मोर देन 1 ये किस केस में मिल रहा है? हीमोग्लोबिन के केस। और NH3 वैल्यू देखते ही आप समझ गए ये कौन सी क्या शो कर रहा है? कोऑपरेटिव बाइंडिंग। इस कारण ये ग्राफ लो एफिनिटी स्टेट से हाई एफिनिटी स्टेट में ट्रांजिशन मारता है। इनका मीन समझ गए? ये स्ट्रेट लाइंस का मीन NH, जब जब तुमने स्ट्रेट लाइन देखी NH1 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 देखा, जब आपने NH1 से ज्यादा वैल्यू देखी, मतलब एक से ज्यादा वैल्यू, आपने क्या शो करा? कोऑपरेटिव बाइंडिंग, जो आपको किस केस में मिल रहा है? हीमोग्लोबिन वाले केस। क्लियर? यहां एक तरह से कोऑपरेटिविटी को समझाने के लिए आपने कौन सा पैरामीटर यूज करा? NH। जब आप बोल रहे हो NH एक है, नो कोऑपरेटिविटी। NH मोर देन 1 कोऑपरेटिविटी। पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी या नेगेटिव कोऑपरेटिविटी? पॉजिटिव। NH लेस देन 1 नेगेटिव कोऑपरेटिविटी। क्लियर? देखिए स्लोप, और स्लोप क्या था? NH, पूरा बोलो NH। द स्लोप ऑफ हिल प्लॉट इज देयरफॉर डिनोटेड बाय हिल कोएफिशिएंट, जिसको हम इंडिकेट कर रहे हैं NH से, विच इज मेजर। NH क्या मेजर कर रहा है? डिग्री ऑफ कोऑपरेटिविटी। इफ NH इज 1, ligand binding is not cooperativity. A situation that can arise even, ये सिचुएशन आपको दिख सकती है मल्टी सब यूनिट प्रोटीन में भी, अगर मल्टी सब यूनिट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट ना करें। बता दी आप, तुमको समझ में मीन आ रहा होगा ये एलोस्टेरिक प्रोटीन क्या होती है और इसको आप एलोस्टेरिक प्रोटीन कब बोलते हो। इफ NH इज ग्रेटर देन 1 इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी इन लिगेंड बाइंडिंग। दिस इज द सिचुएशन ऑब्जर्व करते हैं हम हीमोग्लोबिन के केस में, इन विच द बाइंडिंग ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ लिगेंड फैसिलिटेट करता है बाइंडिंग ऑफ अदर्स। NH लेस देन 1 ये आपको शो करता है नेगेटिव कोऑपरेटिविटी। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव बाइंडिंग के दो मॉडल्स। सिक्वेंशियल मॉडल देखो, पहले आप
को कोऑपरेटिव बाइंडिंग का मीन देखो, कोऑपरेटिव बाइंडिंग का मीन क्या है? फर्स्ट सब यूनिट दूसरी सब यूनिट को पॉजिटिवली मॉड्यूलेट कर रही है आर स्टेट में आने के लिए, राइट? चारों आर स्टेट में आ गई नियर द लंग्स, नियर द लंग्स तो आर स्टेट में आई, पहले चारों टी स्टेट में थी और नियर द लंग्स अब आर स्टेट में कन्वर्ट। अब नियर द टिश्यू व्हाट यू वांट, चारों आर से टी में आए, तो अब चारों को टी आर से टी में आना है, वो भी कैसे आएंगी? पहले एक फिर दूसरी फिर दूसरी, तो कोई मतलब टी से आर में आने के लिए भी कोऑपरेटिव बाइंडिंग रखी जाएगी और आर से टी में भी आने के लिए, तभी तो ये काम इतना फास्ट कर पाएंगे। ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी, जल्दी से बाइंडिंग दिखाएंगे, कम मिलेंगी तो ये इजीली उसको गिव अप कर देंगे। ओके, पहले हम सिक्वेंशियल मॉडल समझते हैं। सेकंड मॉडल देखो मुस्कान बच्चे, पहले सिक्वेंशियल मॉडल की कोऑपरेटिव बाइंडिंग जो आपने देखी है आर से टी में और टी से आर में, फर्स्ट को देखो, पहले चारों आपकी टी स्टेट में, आइज वीक है तुम्हारी, है ना? आज आई टेस्ट करवा के आइए, आइज वीक है तेरी, देख लेना नंबर निकलेगा। चारों टी स्टेट में, एक फर्स्ट ऑक्सीजन आया, फर्स्ट ऑक्सीजन की बाइंडिंग के बाद टी से आर में कन्वर्ट हुई, फिर देखो सेकंड वाली टी से आर में, फिर थर्ड वाली टी से आर में, फोर्थ वाली टी से आर में। होप सो तुमको ये समझ में आएंगे। सिक्वेंशियल, ऊपर वाला देखते हैं, ऊपर वाला मॉडल देखते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड मॉडल। को वर्ड जब लगता है ना, को साथ साथ, चारों एक साथ टी में, ऊपर फर्स्ट पिक्चर देखो, ऊपर वाला फर्स्ट जो ब्लैंक है, चारों एक साथ टी में है, चारों एक साथ आर में है। ऐसे नहीं कि पहले एक चेंज हो रही है, चारों टी में थी, टी में से एक आर में, चारों आर में, मतलब जो भी काम हो रहा है ना इसमें साथ में हो रहा है। लेकिन ये वाला मॉडल ज्यादा समझा पाया कौन सी वाली को? कोऑपरेटिव बाइंडिंग को समझाने के लिए। तो सब यूनिट्स ऑफ कोऑपरेटिव बाइंडिंग प्रोटीन आर फंक्शनली आइडेंटिकल दैट ईच सब यूनिट कैन एग्जिस्ट। हर सब यूनिट दो कॉन्फर्मेशन में मिलती है, एक में टी और एक में आर, ठीक है? ऑल सब यूनिट, लेकिन यहाँ पर सारी यूनिट एक साथ में ही ट्रांजिशन दिखाती है, टी से आर में या आर से टी में, और यहाँ पर इंडिविजुअल कॉन्फर्मेशन चेंजेस होते हैं वन सब यूनिट में, फिर उसके पास वाले में, फिर उसके पास वाले में। तो ये दोनों मॉडल आप ध्यान रखना। यस, ये सारी बातें जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाई थी, रिपीट करते हैं, रिवीजन करते हैं। यस स्टूडेंट, हीमोग्लोबिन का फंक्शन हम सबको पता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के साथ में H+ का और CO2 का भी ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यू से लंग्स की तरफ। देखो जैसे कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, CO2 टिश्यू से लंग्स की तरफ जाती है 3 पाथवे से। 1 ब्लड प्लाज्मा में सोल्यूबल होकर, सेकंड हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर, और थर्ड मेन जो है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट में ये कन्वर्ट होती है आरबीसी के अंदर। कैसे कन्वर्ट होती है? CO2 H2 के साथ में मिलकर H2CO3 बनाती है, फिर H2CO3 में H+ अलग और HCO3 नेगेटिव। इसको आप बोलते हो बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट बनाने के लिए आपको चाहिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और ये एंजाइम आपको कहां मिलता है? आरबीसी में। जैसे कि प्रीवियस क्लास में आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया था इसकी। फिर आपने ये देखा था कि आरबीसी में जब बाइकार्बोनेट बन गया था तो वो ब्लड आरबीसी में से ही जाएगा या ब्लड प्लाज्मा में आएगा? ब्लड प्लाज्मा में लेकर कैसे आएंगे इसको? ट्रांसपोर्टर। उस ट्रांसपोर्टर को आपने क्या बोला था? बेंट्री। और एनायन एक्सचेंजर का नाम दिया था, क्लोराइड इन बाइकार्बोनेट बाहर। ये सारी कहानी मैंने आपको समझा दी थी। इससे आपको एक क्या बेनिफिट मिलेगा कि जब
आरबीसी में ये बाइकार्बोनेट बन रहा है, इससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि आरबीसी में H प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ी। ठीक है बच्चे, जब आरबीसी में H प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो हीमोग्लोबिन, अभी मैंने बोला ऑक्सीजन से तो बाइंड करता ही है, साथ में H प्लस से भी बाइंड करता है। तो जैसे हीमोग्लोबिन H प्लस से बाइंड करेगा, कौन से स्टेट में आ जाएगा? टी स्टेट में, जैसे कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको है। और जैसे टी स्टेट में आ गया हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन से बाइंड कर रखा है उस ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। बेनिफिट हुआ। और अब हम करते हैं इसको रीडिंग। मैं बस रीडिंग करूंगी इसकी, क्योंकि सारी चीजें मैंने पूरी 1-2 घंटे में आपको पिछली बार समझाई थी। देखिए, जब आपने CO2 का हाइड्रेशन किया था, H प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ी थी, मतलब पीएच कम हुई थी इन द टिश्यूज नियर द टिश्यू, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन वो प्रभावित होती है पीएच से और CO2 से। CO2 द इंटर कन्वर्जन ऑफ CO2 का बाइकार्बोनेट में इंटर कन्वर्जन एक बहुत इंपॉर्टेंस शो करता है। किसके लिए? रेगुलेशन ऑफ ऑक्सीजन बाइंडिंग एंड रिलीज इन द ब्लड। कैसे? क्योंकि इसका इसमें बनना 2 प्रॉफिट देता है आपको। क्या प्रॉफिट? एक तो CO2 पहुंचाई जाएगी लंग्स तक, और एक हीमोग्लोबिन का एफिशिएंटली रिलीज होगी नियर द टिश्यूज। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी जो एफिनिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। एट द रिलेटिव लो पीएच पर और CO2 की हाई कंसंट्रेशन पर, जो कहां पे मिलती है आपको? पेरिफेरल टिश्यू में। वो क्या करती है? ये दोनों सिचुएशन क्या करती है? एफिनिटी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए डिक्रीज कर देती है, जिससे ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, राइट। कन्वर्सली इन द कैपिलरीज ऑफ द लंग्स, चलो ये तो बात हो गई नियर द टिश्यू। अब लंग्स के पास में आते हैं। लंग्स के पास में CO2, ये लंग्स के पास में फिर से इसमें कन्वर्ट होगा। CO2 तो बाहर निकाल दी जाएगी, CO2 बाहर, और H प्लस H2 में कन्वर्ट हो गए, H प्लस की भी कम कंसेंट्रेशन, तो कैपिलरीज में CO2 बाहर निकाल देंगे, और ब्लड की पीएच राइज, एफिनिटी इंक्रीज हो जाएगी, और प्रोटीन अब बाइंड होगा और कहां पे पहुंचेगा? टिश्यूज में। होप सो तुमको मेरी बात समझ में आ गई होगी। द इफेक्ट ऑफ, इस इफेक्ट को, दिस इफेक्ट ऑफ पीएच एंड CO2 का कंसेंट्रेशन, इस पीएच का और CO2 की कंसेंट्रेशन का इफेक्ट किसके ऊपर? हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी पर। इसको क्या बोला आपने? बोर इफेक्ट। क्लियर? CO2 की ज्यादा कंसेंट्रेशन और कम पीएच हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी को कम करता है। ये किसने समझाया? बोर ने, और इसके नाम से इनको बोलते हैं बोर इफेक्ट। यस, चलो ये वाला बात अब आप लोग मेरे को समझाओगे। यस, इसकी रीडिंग मैं बाद में करूंगी, पहले इस ग्राफ को समझाती हूँ। मेन ग्राफ इज दिस, मेन ग्राफ इज दिस, स्क्रीन पर देखिए। मेन ग्राफ इज दिस, दिस इज द हाइपरबोलिक ग्राफ और सिग्मोइड ग्राफ। बोल बच्चे, सिग्मोइड ग्राफ। पहले इस ग्राफ में क्या है? दिस द हिल प्लॉट, नहीं हिल प्लॉट नहीं है। हिल प्लॉट तो क्या था? एक स्ट्रेट ग्राफ था, और जिसमें आप कोऑपरेटिव बाइंडिंग को दिखाते थे। यहां आप क्या क्या ले रहे हो? बाइंडिंग फ्रैक्शन और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन। और ये ग्राफ आपको क्या दिखाता है? ऑक्सीजन की अलग अलग कंसंट्रेशन पर बाइंडिंग फ्रैक्शन, जो आपको सिग्मोइड ग्राफ मिलता है। अभी मैंने जिस ग्राफ को ब्लू से इंडिकेट करा वो दिस मेन प्रिंसिपल ग्राफ, राइट। अब देखो सेंटर वाले ग्राफ को देखो, कितनी पीएच पर मिल रहा है, और हमारे ब्लड की पीएच कितनी होती है? 7.4। एग्री कर रहे हो सब लोग? जब ब्लड की पीएच कम हो गई, तो सोचो आराम से, बिल्कुल टेक टाइम। ब्लड की पीएच कम, पीएच H प्लस ज्यादा, एफिनिटी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की कम। जब एफिनिटी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी कम होती है, अगेन पीएच कम, पीएच कम, ये पीएच कम का ग्राफ, ये पीएच कम, H प्लस ज्यादा, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी कम। जब एफिनिटी कम
कर्व राइट शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट, है ना। कर्व जब एफिनिटी कम होती है तो कर्व को राइट शिफ्ट, यहां पर, यहां मतलब 7.4 पर आपको ये कर्व मिल रहा है, 7.2 पर ये। पहले हीमोग्लोबिन को आधे संतृप्त होने के लिए लगभग इतनी ऑक्सीजन चाहिए थी, अब ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। जब ज्यादा समझाने पर समझ में आए, इसका मतलब उसकी एफिनिटी कम है। ज्यादा ऑक्सीजन देने पर इसके हाफ मॉलिक्यूल सैचुरेट हो रहे हैं, इसका मतलब ये सिचुएशन दिखा रही है लो एफिनिटी को। और ये लो एफिनिटी वाली सिचुएशन मुझे कब मिल रही है, हाई H प्लस पर या लो पीएच पर। अब मैंने हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम कर दी, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम करना मतलब पीएच को बढ़ाना। जब ज्यादा पीएच, H प्लस कम, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी ज्यादा, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी ज्यादा, कर्व लेफ्ट शिफ्ट, केडी वैल्यू कम, केडी वैल्यू कम, एफिनिटी ज्यादा। होप सो तुमको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये ग्राफ आपको मिला था 2022 के क्वेश्चन पेपर में, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो लो पीएच ज्यादा H प्लस, एफिनिटी कम, हाई पीएच कम H प्लस, एफिनिटी ज्यादा, लेफ्ट शिफ्ट। बोलो उस लाइन को 3 बार। लो एफिनिटी में, सुनो क्या बोला पहले, लो एफिनिटी में, लो एफिनिटी में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की लो एफिनिटी में कर्व राइट शिफ्ट, सही। हाई एफिनिटी में लेफ्ट शिफ्ट और लो एफिनिटी में राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट का मतलब लो एफिनिटी और लेफ्ट शिफ्ट का मतलब हाई एफिनिटी। इस बात को आप ऑलवेज रिमेंबर रखना, ठीक है, लिख लो। अच्छा ये बताइए जब पीएच आपने कम करी, H प्लस बढ़ाया, तो लो एफिनिटी स्टेट में जाने का रीजन मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन क्या दोगी? आयनिक इंटरेक्शन ज्यादा, कौन से में आ गया, पी स्टेट में। अब करें इन सब बातों की रीडिंग, फिर से बोलो, राइट शिफ्ट लो एफिनिटी या हाई एफिनिटी, लो एफिनिटी, और लेफ्ट शिफ्ट हाई एफिनिटी। ठीक बच्चों, अब करते हैं इसकी रीडिंग। यस, इंटरेस्टिंग टॉपिक इज गोइंग ऑन। चलो फास्टली करते बच्चों। ऑक्सीजन और H प्लस ये दोनों हीमोग्लोबिन से बाइंड होते हैं, बट इन रिवर्स एफिनिटी से। इस वाली बात को समझते हैं। जब H प्लस बाइंड है, हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विथ H प्लस, ट्रू और फॉल्स। हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विथ H प्लस, ट्रू और फॉल्स। हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विथ H प्लस, अभी मैं यही तो समझा रही हूं, हीमोग्लोबिन कैन आल्सो बाइंड विथ H प्लस एंड CO2। हीमोग्लोबिन में जो अमीनो एसिड की जो साइड चेन है वो H प्लस से बाइंड हो रही है, तो ट्रू स्टेटमेंट है। तो हीमोग्लोबिन बोथ ऑक्सीजन भी बाइंड कर सकता है और H प्लस भी, किससे, हीमोग्लोबिन से, लेकिन इनवर्स एफिनिटी से। इनवर्स एफिनिटी का मतलब जब H प्लस बाइंड करेगा तो O2 नहीं करेगा, जब O2 करेगा तो H प्लस मिल जाएगा। व्हेन द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज हाई, कहां पर, हीमोग्लोबिन बाइंड करेगा ऑक्सीजन से और रिलीज कर देगा प्रोटॉन को, राइट। जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो होगी नियर द टिश्यू, तो पेरिफेरल टिश्यू में H प्लस बाउंड करेगा और O2। कितनी प्यारी लाइन लिखी है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन और H प्लस आर नॉट बाउंड एट द सेम साइट, सेम साइट पर बाइंड हो रहा है। ऑक्सीजन की बाइंडिंग साइट इज हिम ग्रुप और H प्लस कहां बाइंड हो रहे हैं, हिम पर, या अमीनो एसिड की जो साइड चेन है, अमीनो एसिड की साइड चेन पर। यस, ऑक्सीजन की बाइंडिंग होती है आयरन से और H प्लस की बाइंडिंग होती है तो सेवरल अमीनो एसिड रेसिड्यूज जो प्रोटीन की, उनसे। यहां तक मुझे क्लियर हो गया। जब जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई है पेरिफेरल टिश्यू में, किसकी, CO2 की,
तो CO2 की कुछ मात्रा भी किससे बाइंड हो जाती है? हीमोग्लोबिन से, जिसको तुमने क्या बोला था, क्या बनाता है? कार्बामेट। क्वेश्चन बना था बच्चों इस पे, इसको लाइट मत ले लेना, जो मैंने आपको लिखा दिए मेन नोट्स, वो जो रिटन नोट्स में, इसको ऐड कर लेना वहां से लेकर। कौन से वाले अमीनो एसिड से? वैलिन या लाइसिन? लाइसिन, जो एन टर्मिनल पर था। तो देखना, जब CO2 बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से, एफिनिटी किसकी? ऑक्सीजन के लिए डिक्रीज, और इस कारण वो रिलीज हो जाता है। तो बस ये सारी बातें वो ही बात बच्चों। यस, अब आते बीपीजी पर, अब आते बीपीजी, और मैं तुमको समझाती हूँ बीपीजी क्या होता है। बीपीजी क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलो फास्ट आ जाओ बीपीजी। बेटा छुट्टी कर लेती, ऑनलाइन ले लेती। बीपीजी का इफेक्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बीपीजी का इफेक्ट मैं आपको समझा रही हूँ। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी पर, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी पर बीपीजी का इफेक्ट हम समझ रहे हैं। उससे पहले ये बीपीजी क्या होता है, हमारी सेल्स में ये नेचुरली बीपीजी कैसे बनता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। दिस इज ग्लिसरॉल, बोलते हो ना इसको, दिस इज ग्लिसरॉल। ग्लिसरिक एसिड, पहले ग्लिसरॉल बना बोला था, अब इसको क्या बोलोगे? ग्लिसरेट। ऐसे बुद्धू मत बनाया करो, ग्लिसरेट ये है ना, ग्लिसरेट ही है। CWH को CW ऐसे करके लिखा, इसमें क्या गुस्सा होना है? वन थ्री बाइफोस्फो ग्लिसरेट बोल सकते हो, क्या बोलोगे? 1,3 बाइफोस्फो ग्लिसरेट, इसको ऐसे तुम लिखते हो 1,3 बाइफोस्फो 1,3 PGAL बाय PGA 1,3 बाइफोस्फो ग्लिसरेट, राइट? यहां तक क्लियर? ये पिक्चर समझ गए, 1,3 बाइफोस्फो ग्लिसरेट। तो क्या करें इसका? ये भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, ये तुमको मिलेगा ग्लाइकोलाइसिस में। जब ग्लाइकोलाइसिस में आप ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते थे पायरुविक एसिड में, आप याद करते थे ना, ग्लूकोज टूटता है पायरुविक एसिड में, आएंगे वो सब चीजें। जब ग्लूकोज पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन करता है तो बीच में 10 स्टेप्स में से एक स्टेप में एक ये भी बनता है, 1,3 बाइफोस्फो ग्लिसरेट बनता है। 1,3 बाइफोस्फो बोल क्या बनता है? 1,3 बाइफोस्फो ग्लिसरेट। पिक्चर समझ गए इसका? राइट। डाइकोलाइसिस में, और आपकी सेल में 1,3 बाइफोस्फोग्लिसरेट तो बनता ही है, एक दूसरी साइकिल से, मतलब इस 1,3 बाइफोस्फोग्लिसरेट ना बन के 2,3 बाइफोस्फोग्लिसरेट बनता है। सब समझा दूंगी लेकिन सुनना होगा मुझे।
इसका नाम 2,3-4-फॉस्फोग्लिसरेट, ऐसे बोलोगे। कैसे बना 1,3-4-फॉस्फोग्लिसरेट से, आप हमको सिखाओगे कि कैसे बनता है 2,3-4-फॉस्फोग्लिसरेट, लेकिन बनता कौन से वाले प्रोसेस में, जो ग्लाइकोलाइसिस वाला प्रोसेस है ना, उसमें एक बाईपास होकर ये 2,3-4-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। और ये बनना बहुत जरूरी है, इसकी इंपोर्टेंस बहुत जरूरी है। हमारे सबके जो ब्लड में क्या मिलता है, ब्लड में अगर हम मेजर करें तो हमको किसका अमाउंट मिलेगा, 2,3-बीपीजी। बीपीजी ऊपर लिखा है बीपीजी। अब इसका फुल नेम समझते हैं। 2,3-4 और यहां पर ग्लिसरेट, राइट। 2,3-4-फॉस्फोग्लिसरेट कौन सा एंजाइम काम में आता है वो मैं आपको समझाऊंगी जब मैं ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाऊंगी आपको तब, ठीक है। उस पर बहुत बार क्वेश्चन बने हुए, लेकिन अभी मैं इस टॉपिक को यहां पर ले रही हूँ बीपीजी। और बीपीजी हमारे ब्लड में मिलता है। और बीपीजी करता क्या वो देखिए, यहां तक बीपीजी करता है। बीपीजी की एक टैगलाइन मुझे हमेशा याद रहती है, बीपीजी एक हिट्रोट्रोपिक नेगेटिव मॉड्यूलेटर है। जब बीपीजी बाइंड हो जाता है, बीपीजी बाइंड कहां होता है पहले ये देखिए, ये हीमोग्लोबिन की 4 चेन्स और यहां पर सेंटर में हिम है। हिम के लिए तो जगह है, हिम तो किसके से बाइंड होगा भाई, ऑक्सीजन से। और यहां पर बीच में आकर बाइंड करता है बीपीजी। एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन बाइंड करते हैं, लेकिन एक हीमोग्लोबिन से केवल एक बीपीजी सेंटर में आके बाइंड करता है। और बीपीजी कुछ हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की, हाँ, बीपीजी हीमोग्लोबिन में इस तरह से मॉड्यूलेट करता है हीमोग्लोबिन को कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी कम हो जाती है। और जैसे ही बीपीजी बाइंड करा होगी ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। तो मैं बोल सकती हूँ बीपीजी लोवर्स द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू ऑक्सीजन। क्लियर, यहां तक तो बात समझ में आई। बीपीजी हम सब में, लेकिन इसका अमाउंट कम है, हम सब में कम है अमाउंट। इसके अमाउंट में फ्लक्चुएशन देखने को मिलते हैं कब, अगर बीपीजी हमारे ब्लड में नहीं होता तो पता है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ डिसोसिएशन करो आप कैसा दिखाते, अगर बीपीजी हमारे ब्लड में नहीं होता उस कंडीशन में। हायर एफिनिटी वाला या लोअर एफिनिटी वाला, हायर एफिनिटी छोड़ती नहीं आपकी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को, मर जाती है आपकी सेल्स, राइट। तो बीपीजी का नॉर्मल अमाउंट वी ऑल हैव, राइट। अब आपने एक और सिचुएशन रखी कि बीपीजी के अमाउंट में हम चेंजेस देखते हैं, कब होते हैं इसके चेंजेस वो देखो। बीपीजी का अमाउंट पे चेंजेस, एक और क्वेश्चन बना उससे पहले, बीपीजी ये चारों पॉलीपेप्टाइड चेन में के बीच में जो बीपीजी बाइंड है, वो बीपीजी वहां पे बाइंड कैसे होता है, जो मैंने आपको वो जो रिटन नोट से उसमें लिखा था, जो बीटा चेन है, बीटा चेन वो बाइंड करती है बीपीजी को, वो बाइंड करती है बीपीजी को। यहां तक मुझे क्लियर हो गया। एक प्रेग्नेंट लेडी है और एक नॉर्मल लेडी, और मैं बात कर रही हूं बीपीजी की अमाउंट की। प्रेग्नेंट लेडी और नॉर्मल लेडी दोनों में बीपीजी की मात्रा मिलेगी, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी में बीपीजी मिलेगा ज्यादा, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी की ऑक्सीजन पर निर्भर है उसके यूट्रस में ग्रो करता हुआ फिटस, फिटस को भी वही ऑक्सीजन मिलेगी जो उसने ट्रैप करी। तो आपको उस लेडी की, हम चाहेंगे कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी कम हो जाए, जिससे ऑक्सीजन कहां पे डिफ्यूज हो जाए, फिटस में। ये बात हमको समझ में आ रही होगी। तो मिला हमको कॉन्सेप्ट, प्रेग्नेंट लेडी में बीपीजी का लेवल ज्यादा मिलता है नॉर्मल लेडी से, ये बात समझ में आई। अब बात करते हैं इस फिटस में,
फिटस में बीपीजी का लेवल, फिटस में बीपीजी का लेवल। अब हम चाहते हैं कि फिटस में जो ऑक्सीजन जा रही है टू द मदर, तो वो ऑक्सीजन को तुरंत हाई एफिनिटी से ट्रैप कर ले, वहां हमको बीपीजी कम चाहिए। फिटस में बीपीजी का अमाउंट कम, और मानो थोड़ा सा भी अगर बीपीजी हो तो यहां पर नेचुरली फिटस में जो हीमोग्लोबिन मिलती है उसमें बीपीजी से बाइंड होने का काम किसकी, कौन सी वाली चेन कर रही है, बीटा। तो फिटस में बीटा चेन को उड़ा दो ना, फिटस में बीटा चेन नहीं मिलेगी तो 2 अल्फा 2 गामा। अब बताइए, एक नॉर्मल लेडी का मतलब एक एडल्ट हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी ज्यादा शो करता है फिटस का, फिटस का हीमोग्लोबिन, क्योंकि फिटस के हीमोग्लोबिन में कौन सी वाली चेन नहीं है, बीटा चेन। और बीटा चेन किससे बाइंड करती है, बीपीजी से, और बीपीजी से बाइंड होने के कारण हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी कम हो जाती है। क्लियर। अब बेनिफिट हमको समझ में, हमको वैल्यू समझ में आई होगी कि उसमें बीटा चेन क्यों नहीं मिलती। ठीक है, बीपीजी का एक रोल ये समझा। नेक्स्ट, बीपीजी और क्या करता है। इंडिया में आप हो और श्रीनगर से कश्मीर की तरफ ऊपर जा रहे हो, ऊंचाई पे जाते हैं ना, श्रीनगर कश्मीर ऊपर है, हाई एल्टीट्यूड, मतलब आप ऊंचाई पे चढ़ना इस एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड पर जा रहे हो आप, समझ गए आप। ये हमारी इंडिया मतलब अर्थ, और यहां पर इंडिया, और या राजस्थान से चंडीगढ़ जाओ, हाई एल्टीट्यूड बोलोगे लैटिट्यूड बोलोगे आप, लैटिट्यूड मतलब एक सरफेस पर चलना इस लैटिट्यूड, सरफेस से ऊंचाई पर चलना इस एल्टीट्यूड। क्लियर। और जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, कभी गए हो, गए होंगे, नहीं गए तो जाओगे। जब आप हाई एल्टीट्यूड पर जाते हो, बहुत ऊपर, जैसे बद्रीनाथ वगैरह, जब हम छोटे छोटे गए थे तो चक्कर आ गए थे हमको, और उसका रीजन आज समझ में आया कि चक्कर क्यों आ गए थे। तो हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की वहां पे रहती है डेफिशिएंसी। हाँ, ऑक्सीजन की वहां पर रहती है डेफिशिएंसी हाई एल्टीट्यूड पर, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी रहती है, इस कारण हमको वहां पर आने लगते हैं चक्कर। लेकिन थोड़ी देर बाद में वो अपन पानी वानी पीते हैं, फिर हो जाते हैं नॉर्मल, और देखते हैं कि किसी को चक्कर आ रहे किसी को नहीं आ रहे, और हम देख कर आ रहे अपन को। तो हर की बॉडी का सिस्टम अलग अलग होता है, लेकिन वो चक्कर आए क्यों थे उसको, और वो नॉर्मल कैसे हो गया, ये हमको समझना। हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन नहीं मिली, आपकी बॉडी में एक्लिमेटाइजेशन, एक होता है अडेप्टेशन और एक होता है एक्लिमेटाइजेशन। अडेप्टेशन इज अ परमानेंट, और एक्लिमेटाइजेशन जो आपको शॉर्ट टाइम के लिए उस एनवायरमेंट के अडेप्ट करते हैं। तो आप जैसे हाई एल्टीट्यूड पर जाओगे जहां ऑक्सीजन की कमी है, तो आपके बीपीजी का लेवल जितना है उससे ज्यादा हो जाएगा, राइट। जब ज्यादा बीपीजी हो गया, उससे बेनिफिट क्या मिलेगा, ज्यादा बीपीजी हो गया तो वो बढ़ा हुआ बीपीजी आपके हीमोग्लोबिन लंग्स में पहुंची, और वो बढ़ी हुई बीपीजी कम कर देगी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का एफिनिटी को, क्योंकि आपके टिश्यूज को तो चाहिए ना मेन ऑक्सीजन, समझ रहे हो। तो बीपीजी लेवल ज्यादा होने से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी कम, तो हीमोग्लोबिन के पास जो भी ऑक्सीजन है ना वो रिलीज कर देगी। अब तुम बोलोगे कि मैम एफिनिटी कम हुई तो लंग्स में हीमोग्लोबिन बाइंड नहीं करेगी फिर तो ऑक्सीजन से, लेकिन इसका इफेक्ट, बीपीजी का इफेक्ट कहां देखोगे आप, नियर द टिश्यूज। क्लियर। क्या बोलो बच्चे,
सिग्मोइड कर्व जो नॉर्मल सिचुएशन में मिलता है। और इस ग्राफ में बीपीजी कितना है, बस मुझे ये बताऊं 5 मिलीमोल, जो इसका मतलब जो हम सब में है इतना है, तो हमको ये ग्राफ मिल रहा है। अभी मैंने आपको सबको बताया था बीपीजी सब में होता है। अगर बीपीजी 0 कर दिया, हाई एफिनिटी, आपको किसके जैसे ग्राफ मिलने लगेगा, हीमोग्लोबिन का भी मायोग्लोबिन जैसा। क्लियर? गए आप घूमने हाई एल्टीट्यूड पर, बीपीजी का लेवल 5 से 8, एफिनिटी कम, राइट शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। क्लियर? होप से तुमको मेरी बात समझ में आ रही है। पहली बात देखना, राइट शिफ्ट कर्व कौन कौन दिखाता है, राइट शिफ्ट लो एफिनिटी स्टेट पे कौन लाता है, CO2। जब CO2 की कंसंट्रेशन हाई होती है राइट शिफ्ट, जब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा लो एफिनिटी या राइट शिफ्ट, एसिडिटी लो पीएच राइट शिफ्ट, बीपीजी हाई बीपीजी एसोसिएशन कम राइट शिफ्ट, टेम्परेचर राइट शिफ्ट। इसको लर्न रखना, ये सब फैक्टर्स हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी को कम करते हैं, जो हमारे लिए जरूरी भी है।